आई लव डॉक्टर चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 इंट्रोडक्शन दिया गया है, प्रारंभिक दे रखी है उन सभी के विषय में, और साथ ही साथ आपको ये बताते जाएंगे कि जो मध्य प्रदेश सिविल जज के एग्ज़ाम है या जो एडीपीओ के एग्ज़ाम है या और भी कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जिसमें भू राजस्व संहिता एक विषय है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आईएमपी हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें आ सकती हैं, और साथ ही जितने भी अमेंडमेंट अभी तक उसमें हुए हैं 2018 का, 2020 का, 2019 का, उन सभी के विषय में भी हम आपको इसी के साथ बताते जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता एक ऐसी संहिता है जो केवल मध्य प्रदेश के लिए बनाई गई है। यह अधिनियम मध्य प्रदेश का एक लोकल अधिनियम है और इसके अंतर्गत 19 अध्याय हैं। 2018 में जब इस अधिनियम में संशोधन किया गया था तब इसमें 19 अध्याय थे और इसमें से संशोधन करके 2018 में 3 अध्याय को विलोपित कर दिया गया, यानी उसको हटा दिया गया, और संशोधन द्वारा इसमें एक नया अध्याय जोड़ दिया गया। अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में इसमें 19 अध्याय की जगह 17 अध्याय हैं तथा 264 धाराएं हैं और 3 अनुसूचियां हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की। मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 20 सन 1959। कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में इसका अधिनियम का क्रमांक भी पूछ लिया जाता है। अगर अधिनियम का क्रमांक आपसे पूछे तो अधिनियम का क्रमांक 20 है। 15 सितंबर 1959 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी। अनुमति मध्य प्रदेश राज्य पत्र असाधारण में दिनांक 21 सितंबर 1959 को प्रथम बार प्रकाशित की गई थी और 2 अक्टूबर 1959 को ये लागू किया गया है। तो इसमें से भी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि इसको राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई है, तो 15 सितंबर 1959 को, और ये पब्लिश कब हुआ है, 21 सितंबर 1959 को। अब अगर हम इसके लागू होने की बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 को ये लागू हुआ है। 2 अक्टूबर यानी जब गांधी जयंती है उस समय पे। तो ये कब लागू हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को। एमपी लैंड रेवेन्यू कोड अमेंडमेंट एक्ट 2018 को बना। 25 सितंबर 2018 से ये प्रभावशील है। 23 जुलाई 2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, जो मध्य प्रदेश राज्य पत्र में 27 जुलाई 2018 को प्रथम बार प्रकाशित की गई। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आपको बन सकता है कि जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता है उसमें जो संशोधन हुआ है वो संशोधन जो है वो कब हुआ है। तो संशोधन कब हुआ है इसका, तो 25 सितंबर 2018 को, और अनुमति 23 जुलाई 2018 को, प्रकाशित 27 जुलाई 2018 को। अब एमपी लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट जो है 2019 का, वो 15 फरवरी 2020 को प्रथम बार प्रकाशित और प्रभावशील रहा है। 2018 में जो संशोधन किया गया था उसमें जो छोटे मोटे करेक्शन रह गए थे, ये जो छूट गया था, ये जो गलतियां रह गई थी, मिस्टेक रह गई थी, उसको सुधारने के लिए 2019 का संशोधन अधिनियम बनाया गया था। अब इस अधिनियम को बनाने के उद्देश्य क्या थे, इस संहिता को संहिताबद्ध बनाने का उद्देश्य था मध्य प्रदेश में भू राजस्व से संबंधित जो भी प्रोविज़न थे, जो भी धाराएं थी या जो भी कानून चल रहे थे उसको संहिताबद्ध करना, राजस्व अधिकारियों की शक्तियों के बारे में उल्लेख करना, राज्य सरकार से भूमि धारण करने वाले लोगों के अधिकारों और दायित्वों के बारे में उल्लेख करना, कृषक भूधारियों तथा भूमि से संबंधित अन्य विषयों
तथा उनसे आनुषंगिक यानी कि उनसे जुड़े हुए दायित्वों से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियम बनाए गया थे। इस अधिनियम के लागू होने से पहले हमारे देश में जो भूमि से संबंधित कई सारी संहिता चल रही थी, एक क्षेत्र में अलग और दूसरे क्षेत्र में अलग, इन सबको एक जगह इकट्ठा करने के लिए या ये कहें कि एक जगह इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी था ताकि मध्य प्रदेश में सभी जगह सभी भूमियों के लिए एक जैसा कानून चले। इसलिए इसको समेकित कर इसको संहिताबद्ध किया गया। इसके अंदर जो वर्तमान में किसानों के कल्याण की आवश्यकता थी उसके अनुसार संशोधन की ज़रूरत पड़ी और वो संशोधन करके इसको लागू किया गया। अब हम इसके सबसे पहले अध्याय को देखते हैं। प्रारंभिक प्रावधानों के बारे में इसमें बताया गया है और इसमें केवल 2 धाराएं दी गई हैं। पहली धारा हम देखते हैं, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1960 है। दूसरे, अगर हम इसकी उपधारा की बात करें तो इसके विस्तार के विषय में बताया गया है कि इसका विस्तार कहाँ तक है। तो इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है, किंतु इस संहिता में अंतर्विष्ट कोई भी बात भू राजस्व के भुगतान के लिए भूमि के दायित्व, भूमि के उपयोग के प्रति निर्देश से भू राजस्व के निर्धारण, भू राजस्व की उगाही से संबंधित उपबंधों को और उससे आनुषंगिक समस्त उपबंधों को छोड़कर ऐसे क्षेत्रों को लागू नहीं होगी जो समय समय पर भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत आरक्षित या संरक्षित वन के रूप में गठित किया जाएगा। अब इसका विस्तार कहाँ है? तो इसका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश पे है, किंतु इस संहिता के अंतर्गत जो उपबंध दिए गए हैं, जो अभी मैं आपको नीचे बताने वाली हूँ, इससे भिन्न उपबंध ऐसे क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे। मतलब ये जो उपबंध दिए गए हैं वो उपबंध कहाँ लागू नहीं होंगे? भारतीय वन अधिनियम 1972 के अधीन जो समय पर आरक्षित और संरक्षित वनों के रूप में गठित किया गया है वहाँ इसको लागू नहीं होगा। लेकिन इसके प्रावधान भारतीय वन अधिनियम की कुछ जगहों पर लागू होंगे, जैसे भू राजस्व के भुगतान के लिए भूमि के दायित्व से संबंधित इस संहिता में प्रावधान है, वहाँ लागू होंगे। 2, भूमि के उपयोग के प्रति निर्देश से भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित प्रावधान है, वहाँ भी ये लागू होगा। और भू राजस्व उगाही से संबंधित उपबंध और उनसे आनुषंगिक जो जुड़े हुए जितने भी समस्त उपबंध हैं वहाँ पर ये लागू होंगे। ये सारे उपबंध भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत जो आरक्षित या संरक्षित भूमि है उनसे जुड़े हुए मामलों पर भी लागू होंगे और बाकी जो भू राजस्व संहिता है वह इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी। कि इसमें एक किंतु परंतु भी दिया गया है। इस संहिता के पूर्वोत्तर उपबंध ऐसे क्षेत्रों में, तो पूर्वोत्तर उपबंध से तात्पर्य है जो हमने ऊपर आपको जो बताए हैं अभी 3-4 पॉइंट वो, और ऐसे क्षेत्रों में तो क्षेत्रों से तात्पर्य है जो भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित या संरक्षित क्षेत्र हैं। धारा 59 में भी विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग के प्रति निर्देश से लागू होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि धारा 59 के जिन प्रयोजनों के लिए भूमि धारण की जा रही है उस आधार पर ये जो ऊपर दिए गए प्रावधान हैं आरक्षित या संरक्षित वन पर ये प्रावधान लागू होंगे। और 3 इसका भाग क्या कह रहा है? ये संहिता ऐसी तारीख को लागू होगी जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा कौन सी तारीख नियत करी है? 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को इसको लागू किया गई तारीख मानी जाएगी। अगर सरकार अधिसूचना द्वारा कोई दूसरी तारीख नियत कर देती है तब अलग बात है, लेकिन वर्तमान में अधिसूचना द्वारा 2 अक्टूबर की जो तारीख है उसको नियत किया गया है।
अब